हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 70 सामाजिक संरचना व प्रकार, सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पहले मैंने ए.के. तिवारी बुक भाग 1 का 1 से लेकर 16 तक चैप्टर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जिसका नाम है ए.के. तिवारी बुक भाग 1, और ए.के. तिवारी बुक भाग 2 को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसकी भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का चैप्टर है सामाजिक संरचना व प्रकार, सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होती है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना व प्रकार समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से है। समाज शास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया। दुर्खिम ने इसका प्रयोग द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए। लुइस हेनरी मॉर्गन की पुस्तक सिस्टम ऑफ कंजेगुइनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली को सामाजिक संरचना का प्रथम मानवशास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। ये जितने भी पुस्तक लिखी हैं ये सारी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ज्ञातव्य हो कि संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मकान की संरचना के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। तत्पश्चात शरीर संरचना के रूप में जीव विज्ञान में प्रयोग हुआ और जीव विज्ञान से ही समाजशास्त्र में लिया गया। जिस प्रकार किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार समाज की भी संरचना होती है। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती है। यह सभी इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और अपने अपने स्थान पर अपेक्षिता स्थिर होती हैं। इन सभी के संयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप प्रकट होता है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। हमारे प्रारंभिक विद्वानों स्पेंसर, दुर्खिम आदि का मानना था कि समाज की तुलना शरीर से कर हम आसानी से उसे समझ सकते हैं, अतः वे समाज को एक जीवधारी के समान व्याख्या करते हैं। इवांस प्रिचार्ड, मेयर फोर्टिस, फोर्ड एवं रेडक्लिफ ब्राउन आदि विद्वानों ने राजनीतिक संरचना, नातेदारी संरचना इत्यादि के द्वारा सामाजिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस संरचना का स्वरूप अमूर्त एवं विश्लेषणात्मक मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की नज़र में संरचना एक अमूर्त कल्पना न होकर एक अनुभव आश्रित तथ्य है। निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा सामाजिक संरचना को और स्पष्ट किया जा सकता है। कार्ल मैनहीम की पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो 1929 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, कई एग्जाम में पूछी गई है। पार्सन ने डिफिनेशन दिया है, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। इस प्रकार पार्सन सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों का उल्लेख करते हैं जिनसे संरचना निर्मित होती है, जैसे संस्थाओं से होती है, एजेंसियों से होती है, सामाजिक प्रतिमानों से, समूह उपसमूह से और परिस्थिति और भूमिका से। जॉनसन सामाजिक संरचना के तत्व, एलिमेंट और कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित का उल्लेख करते हैं। विभिन्न प्रकार के छोटे सामाजिक समूह, भूमिका, नियामक मानदंड, रेगुलेशन नॉर्म, सांस्कृतिक मूल, कल्चरल वैल्यूज। लाइट केलर ने सामाजिक संरचना के 4 ही तत्वों का चर्चा की है जो इस प्रकार है, जैसे परिस्थिति स्टेटस, भूमिका रोल्स, समूह मतलब ग्रुप्स, संस्था इंस्टीट्यूशन। SF नॉर्डर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है जो 1957 में आई थी। सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। यह तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार नेडर सामाजिक संरचना की व्याख्या भूमिकाओं के संदर्भ में करते हैं।
रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, जो आई थी 1950 में। सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। वे कहते हैं वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे हुए हैं। वास्तविक रूप में पाए जाने वाले इन संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंध स्वतंत्र नहीं होते हैं, वरन संस्थाओं एवं नियमों द्वारा परिभाषित, नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। गिन्सबर्ग की पुस्तक है रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों, संस्थाओं के प्रकार एवं इनके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। गिन्सबर्ग की ये परिभाषा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन है गिन्सबर्ग ने अपनी परिभाषा में सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में भेद नहीं किया है। उनका मत है सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों और संस्थाओं से मिलकर होता है। मजूमदार एवं मदान ने कहा पुनरावृत्तियाँ सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। इसी परिभाषा से स्पष्ट है वे सामाजिक संबंध जो बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। पोजर एवं रोजनबर्ग ने कहा संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। इस परिभाषा से में इस बात पर जोर दिया गया है कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ एक व्यवस्थित रूप से जमी होती है, उनके मध्य स्थिरता पाई जाती है। समूह, संस्थाएं, पद, भूमिकाएं आदि सामाजिक इकाइयाँ कही जा सकती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों और सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना अपेक्षता एक स्थिर अवधारणा है जिसमें बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है। अब हम जानेंगे सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना उप संरचनाओं के मेल से बनती है। सामाजिक संरचना सदैव सामाजिक संगठनात्मक नहीं होती है। सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता है, सामाजिक व्यवस्था नहीं। सामाजिक संरचना क्या है? अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत क्या होती है? स्थायी होती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक संरचना अखंड अव्यवस्था नहीं है। मतलब सामाजिक संरचना क्या एक अखंड व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। पार्सन्स सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के 4 स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से स्वरूप बताएं? आइए देखें। एक है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, दूसरा है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान और तीसरा है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान और चौथा है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा संरचना को मूर्त मानते हुए इसके 2 स्वरूप बताए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वास्तविक संरचना जिसमें ब्राउन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं, इसे परिवर्तनशील मानते हैं। और है सामान्य संरचना, इसमें नियमों की व्यवस्था को ब्राउन सम्मिलित करते हैं, इसे अपेक्षाकृत स्थिर मानते हैं। कार्ल मार्क्स संरचना के 2 स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से 2 स्वरूप हैं? एक है अधोसंरचना, दूसरी है अधिसंरचना। सब स्ट्रक्चर या किसी भी समाज का आधार होता है। जिस प्रकार मकान की नींव होती है उसी प्रकार समाज की अधोसंरचना होती है। मार्क्स के अनुसार परिवर्तन अधोसंरचना में होता है। किसी समाज की अधोसंरचना मार्क्स के शब्दों में आर्थिक संरचना होती है, जिसे उत्पादन प्रणाली मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अधोसंरचना को निम्न सूत्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अधोसंरचना आर्थिक संरचना, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन शक्ति, प्रोडक्शन ऑफ पावर, उत्पादन संबंध,
प्रोडक्शन रिलेशन से संबंधित होती है। और अधिसंरचना क्या होती है? सुपर स्ट्रक्चर या किसी भी समाज की ऊपरी संरचना होती है जो अधोसंरचना पर आधारित होती है। अर्थात किसी भी समाज की संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, राजनीति आदि की व्यवस्था को ही अधिसंरचना कहती है। अधोसंरचना क्या होती है? ये नीचे ही हो गई, मतलब धर्म, परिवार, विवाह, ये क्या हो गई? ये अधिसंरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है। अधो मतलब आप समझिए नीचे का स्तर, जिसमें क्या आएगा? आपके उत्पादन के साधन आएंगे। सामाजिक संरचना के स्तर, लेवल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जॉनसन सामाजिक संरचना के दो स्तरों का उल्लेख करते हैं। एक है प्रक्रियात्मक उपप्रणाली और दूसरी है संरचनात्मक उपप्रणाली। फंक्शनल सबसिस्टम और स्ट्रक्चरल सबसिस्टम। प्रत्येक समाज की अपनी आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। अगर इनकी पूर्ति ना हो तो समाज का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रक्रियात्मक उपप्रणाली समाज में समाजीकरण के द्वारा दिन प्रतिदिन के तनावों को दूर करने एवं सामाजिक प्रतिमानों को बनाए रखने का कार्य करती है। इसी प्रकार शिक्षण संस्था, सरकार, राज व्यवस्था, पॉलिटी इत्यादि भी प्रक्रियात्मक उपप्रणालियां हैं। समाज की प्रक्रियात्मक उपप्रणालियां अमूर्त होती हैं, जबकि संरचनात्मक उपप्रणालियां मूर्त समूहों से बनती हैं। जैसे नातेदारी तंत्र परिवार, गोत्रों, वंश समूहों से बना होता है। इसके अतिरिक्त चर्च, शिक्षा प्रणाली आदि भी संरचनात्मक उपप्रणालियां हैं। संरचनात्मक उपप्रणालियां मूर्त व क्या वास्तविक होती हैं। प्रकार, फंक्शन किसे कहते हैं? सामाजिक संरचना व प्रकार की धारणाएं आपस में एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि दोनों को पृथक करके समझा नहीं जा सकता है। जैसा कि स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से होता है। ये सभी इकाइयां आपस में केवल संबंधित ही नहीं होती, बल्कि उनका कुछ निर्धारित कार्य भी होता है जो उस समाज की संस्कृति के अनुरूप उचित समझा जाता है। जैसे परिवार के सदस्यों से परिवार के अनुरूप कार्य करने की आशा, शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक छात्र से विशेष प्रकार के कार्य की आशा इत्यादि। अर्थात सामाजिक संरचना को प्रत्येक इकाइयों की अपनी पूर्व निर्धारित भूमिका होती है। हर भूमिका व्यक्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति में और व्यक्तियों के बीच संबंध बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन्हीं भूमिकाओं को हम एक विशेष इकाई का प्रकार कहते हैं। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था, लेकिन दुर्खिम ने अपनी पुस्तकों द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस धारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। मर्टन, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मैकाइवर आदि विद्वानों ने इसका व्यापक विवेचन किया है। रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो आई थी 1952 में। इसमें इन्होंने कहा एक विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार उनके द्वारा किए जाने वाला योगदान है जिसे वह सामाजिक जीवन को प्रदान करता है। वे पुनः लिखते हैं कि प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेडक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य से सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाए तो ऐसे व्यवहार या क्रिया को प्रकार नहीं कहा जा सकता। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य भी प्रकार नहीं है, क्योंकि प्रकार का संबंध संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए दिए जाने वाले योगदान से होता है। मेलिनोवस्की मानव आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रकार की बात करते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। अपने शब्दों में संस्कृति के अंगों द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जाने वाला योगदान ही क्या है? उसका प्रकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्लूकोन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है मिरर फॉर मैन। संस्कृति का कोई भी भाग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया रिस्पॉन्स करे
की सामाजिक रूप में ग्रहण किया जा सके तथा व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्ण समझे। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रकार इकाई का वह कार्य है जो व्यक्ति के सामाजिक अनुकूलन में सहयोग दे, जिसे समाज के अन्य व्यक्ति भी ग्रहण कर सके। रॉबर्ट किंग मर्टन, इनकी पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, 1949 में आई थी, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। इसमें उन्होंने कहा प्रकार भी अवलोकित परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अर्थात सामाजिक संरचना की कोई इकाई, मूल्य आदि उस संरचना विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देती है अथवा उनमें अनुकूलन या सामंजस्य की वृद्धि करती है, तो उस इकाई या मूल्य की ऐसी भूमिका को हम प्रकार के नाम से पुकारते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकार का तात्पर्य उन उपयोगी परिणामों से है जो संस्कृति की सभी इकाइयों को एक दूसरे के लिए उपयोगी बनाकर सामाजिक संरचना को संतुलित बनाते हैं। मर्टन ने प्रकार की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए प्रकार की कुछ विशेषताओं का बताया है, जिनके आधार पर प्रकार की धारणा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अब हम जानेंगे प्रकार की विशेषताओं के बारे में। प्रकार का संबंध समाज को बनाने वाली उन इकाइयों के कार्य हैं जिनकी आशा पहले से ही की जाती है। प्रत्येक इकाई के प्रकार का अपना उद्देश्य अवश्य होता है। मुख्यतः सभी प्रकारों का उद्देश्य समाज को संगठित बनाना तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। प्रकार उपयोगिता के गुणों से संबंधित होता है। जब किसी इकाई द्वारा दिए जाने वाला कार्य बड़े समूह को नुकसान पहुंचाता है तो वह कार्य उस इकाई का प्रकार नहीं हो सकता है। अर्थात किसी इकाई का प्रकार सामाजिक दशाओं में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता है। चूँकि सामाजिक संरचना का निर्माण कई इकाइयों के फलस्वरूप होता है, अतः इन पूरे इकाइयों के प्रकारों की संख्या निर्धारित करना संभव नहीं है। किसी इकाई का प्रकार व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि इसका निर्धारण वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर होता है। सभी प्रकार सामाजिक संगठन की अनिवार्य दशा है। यदि समाज की अधिकांश इकाई अपना अपना प्रकार करना बंद कर दे तो सामाजिक विघटन पैदा हो जा सकता है। अतः सामाजिक व्यवस्था में यह ध्यान रखा जाता है प्रत्येक इकाई अपना कार्य करते रहे। प्रकार एक गतिशील अवधारणा है। एक समय में जो कार्य समाज के लिए उपयोगी हो सकता है वही प्रकार कहलाता है, किंतु वह कार्य दूसरे समय में अनुपयोगी होने पर प्रकार की श्रेणी में नहीं आएगा। समाज का निर्माण करने वाली प्रत्येक इकाइयों का अपना पृथक प्रकार होता है, लेकिन प्रत्येक इकाई का अपने प्रकार द्वारा दूसरी इकाई के कार्य को सरल बनाती है। इस स्थिति को रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रक्रियात्मक एकता कहा है। समाज के निर्माण करने वाले इकाइयों के प्रकार कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। इन प्रकारों को प्रत्यक्ष प्रकार और निहित प्रकार कहा जाता है। प्रत्येक समाज में इन दोनों प्रकारों का समान महत्व है। कभी कभी सामाजिक संरचना के सभी इकाइयों द्वारा अपने अपने प्रकार पूरा करने से सामाजिक जीवन उपयोगी हो जाता है, परंतु कभी कभी इकाइयों के प्रकार वास्तविक प्रगति में बाधक हो जाते हैं, जैसे आज के समाज में अस्पृश्यता, जाति प्रथा आदि प्रकारों के कारण प्रगति में बाधा पहुंच रही है। मर्टन ने प्रकार को दो भागों में विभक्त किया है। यह वर्गीकरण मर्टन ने फ्रांसिस बेकन से ग्रहण किया। प्रत्यक्ष प्रकार क्या होता है? मैनिफेस्ट फंक्शन। मर्टन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रकार वे वैश्विक परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन का गुण उत्पन्न करते हैं तथा जो इस व्यवस्था में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा इच्छित और मान्य होते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष प्रकार वे हैं जिनकी आशा उससे पहले से ही की जाती है, जनसाधारण पहले से ही परिचित होते हैं। और भी स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है, प्रत्यक्ष प्रकार वे हैं जो जनसाधारण के समान लक्ष्य को पूरा करते हैं, जिसकी आशा पहले से व्यक्तियों द्वारा की जाती है।
इन प्रकारों को समझने के लिए हमें विशेष बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की आशा करना प्रत्यक्ष प्रकार है। विवाद तथा अपराधियों को दंड देना इत्यादि प्रत्यक्ष प्रकार का ही उदाहरण है। इस प्रकार से सभी व्यक्ति परिचित व एवं आशा रखते हैं। निहित प्रकार व लेटेंट फंक्शन किसे कहते हैं? मर्टन के अनुसार निहित प्रकार वे हैं जिनका ना तो व्यक्तियों को पहले से ही ज्ञान होता है, न जनसाधारण के द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है। अर्थात निहित प्रकार वे हैं जो समाज के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी तो होते हैं, लेकिन उसकी जानकारी सूक्ष्म परीक्षण द्वारा ही संभव है। प्रत्येक समाज में ऐसी संस्थाएं, रीतियां और लोकाचार हैं जिनके प्रत्यक्ष प्रकार कुछ मालूम होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रकार कुछ और होता है। उदाहरण स्वरूप, होपी जनजाति में वर्षा लाने के लिए लोग सामूहिक रूप से नाच गान एवं तरह तरह का उत्सव मनाते हैं। यहाँ स्पष्ट है, नाचने गाने और उत्सव से वर्षा नहीं हो सकती, जो इसका प्रत्यक्ष प्रकार है। लेकिन इसमें निहित प्रकार है सामूहिकता की भावना से बुद्धि और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना। ऐसा कहने से कोई भी व्यक्ति इसमें साथ नहीं देता। इसलिए निहित प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने में मदद भी करता है। अतः कहा जा सकता है, निहित प्रकार वे परिणाम हैं जिनकी सामाजिक स्वीकृति अप्रत्यक्ष होती है और इन्हें समझने के लिए किसी इकाई का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करना जरूरी होता है। प्रकार और दुष्प्रकार मतलब फंक्शन और डिसफंक्शन। मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना के निर्माण करने वाली इकाइयों में सिर्फ प्रकार की ही इकाइयां नहीं होती, बल्कि उसमें दुष्प्रकारों की इकाइयों को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी किसी समूह अथवा संस्था द्वारा जिन कार्यों को करने से समान लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा होती है, वही उस कार्य को करने में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों को बाधा भी पहुंचाता है। अर्थात जो परिणाम सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें ही हम दुष्प्रकार कहते हैं। दुष्प्रकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर लीवी ने किया था। ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दुष्प्रकार का सबसे पहले प्रयोग किया था प्रोफेसर लीवी ने। मर्टन ने लिखा है, आकार वे अस्पष्ट परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलनशीलता अथवा अभियोजन के कारण को कम कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दुष्प्रकार सामान्य सामाजिक जीवन का विरोधी कार्य है, जबकि प्रकार सामाजिक जीवन को संतुलित बनाने वाला प्रकार है। दुष्प्रकार वह परिणाम है जो उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक होता है। सामाजिक संरचना और प्रकार। सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सामाजिक संरचना तथा प्रकार के संबंध में दो तरह की विचारधारा है। पहली विचारधारा के अनुसार सामाजिक संरचना और प्रकार के बीच घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सामाजिक संरचना के निर्माण करने वाली इकाइयों का कोई प्रकार नहीं होगा जो समाज व्यवस्थित नहीं रह सकेगा। जबकि दूसरी विचारधारा का कहना है, सामाजिक संरचना और प्रकार के बीच संबंध नहीं है, क्योंकि सामाजिक संरचना कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि इकाइयों की क्रमबद्धता है। पहली विचारधारा को स्पेंसर मानते हैं, दूसरी विचारधारा को मर्टन। सामाजिक संरचना और प्रकार में घनिष्ठ रूप से संबंध। स्पेंसर का विचार है कि सामाजिक संरचना को समझने के लिए प्रकारों को समझना आवश्यक है। उनका कहना है कि जब तक सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपना अपना प्रकार करती रहती हैं, तब तक सामाजिक संरचना का संतुलन बना रहता है। जब प्रकार करना बंद कर देती हैं, तब सामाजिक संरचना छिन्न भिन्न हो जाती है। उन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना जैविक संरचना से किया। स्पेंसर ने अपना विचार दो तथ्यों के आधार पर किया है। पहला कि किसी सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रकारों में जटिलता पैदा होने से सामाजिक संरचना में भी जटिलता पैदा होने लगती है। जैसे भारत में संयुक्त परिवार सामाजिक संरचना का प्रमुख प्रतिमान रहा है तथा परंपरागत रूप से इसके कुछ प्रकार भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान युग में मूल परिवार में वृद्धि के कारण परिवार के प्रकारों में परिवर्तन आया है।
फलस्वरूप सामाजिक संरचना में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा है। दूसरा, परिवार के प्रकार बहुत ही सरल प्रकृति के थे। आज विशेषीकरण एवं द्वितीयक संबंधों के कारण इनके प्रकारों में जटिलता आती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान सामाजिक संरचना में जटिलता बढ़ती जा रही है। अतः स्पेंसर के अनुसार यह स्पष्ट होता है सामाजिक संरचना पर इनके निर्माण करने वाली इकाइयों का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है। प्रकार एक दूसरे से पृथक हैं। मर्टन का कहना है कि सामाजिक संरचना और प्रकार एक दूसरे से पृथक हैं। इनके अनुसार अगर सामाजिक संरचना को प्रकार से संबंधित मान लेते हैं तो सामाजिक संरचना को एक गतिशील व्यवस्था के रूप में देखना होगा। वास्तव में सामाजिक संरचना के निर्माण करने वाली इकाइयाँ का कार्यात्मक रूप से इस संरचना से कोई विशेष संबंध नहीं होता है, क्योंकि संरचना इकाइयों की क्रमबद्धता से संबंधित है। सामाजिक संरचना की इकाइयाँ कुछ प्रकार के साथ आकार भी करती हैं, सामाजिक व्यवस्था में विघटन की स्थिति पैदा करती हैं। सामाजिक संरचना को बनाने वाली इकाइयाँ अपने प्रकार करती रहती हैं, साथ ही साथ आकार के प्रभाव को कम भी करना चाहती हैं, लेकिन इन सब का प्रभाव सामाजिक संरचना के अस्तित्व पर अधिक नहीं पड़ता है। अतः मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना प्रकार एक दूसरे से पृथक है, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। प्रकार का अधिक संबंध सामाजिक संगठन तथा सामाजिक व्यवस्था से है, न कि सामाजिक संरचना से। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए मैं आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ। कल पार्ट 2 करेंगे, बाकी इसमें सारे थिंकर्स कल की वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।